हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र में हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए यूपी पीसीएस, आईएएस और बाकी सभी प्रशासनिक सेवा में आए गए प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? 1934 में की गई। और ये कहाँ पे की गई? रांची में की गई। और जिस पार्टी ने मांग किया था उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। मतलब स्वराज पार्टी ने तो दिया, साथ साथ एम.एन. राय ने भी दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में, तो यह मई 1934 में यहाँ पे स्वराज पार्टी, लेकिन पटना में स्वराज पार्टी के बाद ही ये भी कहते हैं कि संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई कि एक संविधान सभा हो और जो क्या बताया बनाए संविधान। ठीक है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैसपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, मतलब उसमें एक निर्वाचित संविधान सभा होना चाहिए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसकी मांग सर्वप्रथम वर्ष 1942 में किसने? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व मिलना था संविधान सभा में वो जनसंख्या के आधार पर होना था। बाकी इस प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे, उसके आधार पर हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर को। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है मई 1934 में रांची में जो स्वराज पार्टी, ठीक है, कहाँ पे? रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। किसकी? आत्मनिर्णय। तो आत्मनिर्णय भी एक तरीके की डिमांड, आप जान रहे हैं ना, कि जिसमें आदमी स्वतंत्र रहने के लिए क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार, मतलब जो क्या हो कि वयस्क हो जाए। आप जानते हैं जैसे ये परिभाषित किया जाता है ना कि कोई व्यक्ति वयस्क है कि नहीं है एक एज के बाद, पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों, ठीक है, पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। जैसे आप 18 साल से अगर ऊपर हो जाते हैं तो वोट डालते हैं, तो उसी के वोट डालने के मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। तो कौन निर्माण करेगा? संविधान सभा निर्माण करेगा। लेकिन इस संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा? मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे इस संविधान सभा के लोग। ठीक है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो स्वराज पार्टी ने पहली बार रांची में मई 1934 में किसकी मांग की? संविधान की। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ठीक है, तो किसने किया? एम.एन. राय ने किया। यहाँ पे देखिए सामने ही लिखा हुआ है आपके। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दे दिया था। ठीक है, तो ये भी संविधान निर्मात्री एक तरीके से आप इन्हें मान सकते हैं कि बहुत ही पहले इन्होंने राय दिया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो निर्वाचित संविधान सभा, देखिए वो क्या है? संविधान की मांग है, लेकिन एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें क्या? क्रिप्स मिशन, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के प्रस्ताव का सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन किसने किया? निर्वाचित सभा द्वारा संविधान बनाने का निर्माण क्रिप्स मिशन ने 1942 द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित की गई। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946, कौन सा? कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन कहाँ पे आया था? भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया कि कैसे संविधान सभा का गठन किया जाए जो संविधान का निर्माण करेंगे, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा, मतलब संविधान सभा का गठन कैसे होगा? उसी के आधार पर निर्वाचित होनी थी। तो इसमें यह किया गया कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व कैसे होना था? जनसंख्या के आधार पर होना था। मतलब जिस प्रांत में जितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से उसे क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे प्रांत को बराबर दिया, जनसंख्या के आधार पर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या की, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। मतलब संविधान सभा में जो व्यक्ति निर्वाचित होगा, प्रतिनिधि निर्वाचित होगा, वो 10 लाख, ठीक है, व्यक्तियों का प्रतिनिधि होगा, ठीक है। तो उस आधार पर निर्वाचित होना था इन्हें, ठीक है। इन व्यक्तियों में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें विलियम वुड नहीं सदस्य थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जब भारत पहुंचा, इस मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो क्या थे, अध्यक्ष थे किसके, बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस थे। अब आगे देख लेते हैं इसमें कौन से लोग हैं। पैथिक लॉरेंस क्या है, भारत सचिव थे। ए बी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस एंड ए बी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों किसके थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिन कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, प्रतिनिधिक निर्वाचन मतलब एक एक प्रतिनिधि आएंगे उसी प्रांत से, और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे जनसंख्या के द्वारा। तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के तहत मिलेगा, और उसी के आधार पर प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार, 24 अगस्त को 1946 को क्या घोषणा की गई, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, ठीक है, कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946, कब, 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। तो अगस्त में किया और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। तो वायसराय इसमें क्या था, इस कार्यपालिका कैबिनेट का पदेन अध्यक्ष था, और जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, उपाध्यक्ष या उपसभापति, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसमें कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार कब होनी थी, 2 सितंबर 1946 को, और ये घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, कि 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री इस अंतरिम सरकार में, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को क्या बनाया गया था, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो इसके सदस्य नहीं थे, ध्यान देना होगा। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, सही है, ठीक है। और उसके बाद वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये विचार सही है, ऐसा कभी उनकी मंशा नहीं रही है। अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर ये कौन थे, आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय। लिन लिथगो ये थे, ये हट गए, और उसके जगह पे कौन हुए, वेवेल वायसराय हुए, गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, ठीक है। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के, भारतीय संविधानिक गतिरोध, जो संविधान में गतिरोध हो रहा था उसको दूर करने के उद्देश्य से 1945 में वो कहाँ पे चले गए, लंदन में चले गए। उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की, मतलब भारतीय संविधान प्रशासन के सरकार के संबंध में विस्तार से बात की, तथा कुछ प्रस्ताव रखे। किसने रखे, वेवेल ने रखे। 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना, मतलब जो उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में जो प्रस्ताव रखे थे उन्हीं को क्या बोला गया, वेवेल योजना, ठीक है, के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना था। तो पहले क्या, हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर होनी थी, किसमें होनी थी, कार्यकारी परिषद में। दूसरा क्या होना था, वायसराय कमांडर इन चीफ सभी सदस्यों को छोड़कर क्या होना था, भारतीय होना था। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया गया था, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान में शामिल था। तो मतलब ये जो युद्ध हो रहा था उसके पास ही एक बुलाया जाना था, क्या बुलाया जाना, शिमला में सम्मेलन, और उसमें भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल था। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, ठीक है, जिसमें भारत का विभाजन क्या हो सके, रुक सके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो इसमें यह देख लीजिएगा कि संविधान सभा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय निकाय था। तो बहुदलीय निकाय तो था, ठीक है।
उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, ये भी सही है। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया, मतलब राज्यों की विधानसभा से निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जा रहा है। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। मतलब अगर विधानसभाओं में से आ रहे हैं, निर्वाचित किए जा रहे हैं संविधान सभा के लिए, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही तो हुआ, डायरेक्टली जनता तो चुन नहीं रही है। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये क्या था, प्रत्यक्ष भी नहीं था और वयस्क भी नहीं था। संविधान में अनेक दलों के लोग शामिल थे, विभिन्न विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियां भी थीं, का गठन किया गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। तो भारतीय यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बहुदलीय संरक्षण, इसमें बहुदल थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये इसमें क्या है, सही है। बाकी सब इसमें यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो ये दो सही है। ठीक है, आइए देखते हैं, ए और डी इसमें सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसमें आप हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा के बारे में इसमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, ये भी सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया, ये भी सही। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधार पर किया गया, ये सही नहीं है। ठीक है, इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर मताधिकार सीमित थे, सही है। तो संविधान सभा के निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ। मतलब संविधान सभा के लिए जो चुने गए उनका कहाँ से चुनाव हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में से। ठीक है, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, कर, संपत्ति, इसमें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मत प्रदान किया गया, जिसमें जो कर पे करता था, जिसके पास संपत्ति थी, पर्याप्त मात्रा में शैक्षणिक योग्यता था, उसे वोट डालने को अधिकार दिया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, मतलब जिस तरीके से आज में सभी को मताधिकार प्राप्त है बिना किसी शर्त के, उस तरीके का नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तो ये तो क्लियर ही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या हुए, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, तो उन्हें विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो संविधान प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो ये क्या थे, अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो इसमें किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा। भारत के संविधान निर्मात्र सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान निर्मात्र सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो इसमें फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी को देखिए किसने, उपसभापति। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी कौन से सदस्य हैं, अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया था। तो इन्हें फ्रैंक एंथोनी को किसने किया था, अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने मनोनीत किया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो एच.सी. मुखर्जी कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी। जिस तरीके से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे अस्थायी, उसी तरीके से एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो ये अभी हम ऊपर पढ़ ही रहे, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई। ठीक है, उसकी प्रथम बैठक के साथ आरंभ होने के साथ हुई, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो इसमें 9 दिसंबर 1946, यहाँ भी 9 दिसंबर संविधान सभा का गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। तो आप देख रहे हैं ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, यहाँ भी वही उत्तर है, 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ, तो ये कब हुआ, 22 जनवरी 1947। इसे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया कि अब ये भारत को क्या देंगे, एक संविधान देंगे। कौन देगा, संविधान सभा देगी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर, जनवरी में ये किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया।
अब ये उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना? प्रस्तावना। जो आज हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना संविधान में, पहले वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही था। ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि इस संविधान को देंगे, इसका उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो अभी ऊपर ही पढ़ रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा इस स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, बिल्कुल था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो इसमें सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, यह भी राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य के मुखिया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा राज्य के मुखिया का क्या मीनिंग है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के जो मुखिया अर्थात राष्ट्रपति हैं, निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो ये सही नहीं है। इस तरीके से अगर देखते हैं, भारतीय अधिवेशन को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो इसमें देख लीजिए 12 अधिवेशन हुए हैं, और इसमें जो समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है, का समय लगा था। इसके दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन होते हैं, और 11 अधिवेशन में कितना टाइम लगता है? 165 दिन। 11 अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1900, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, ध्यान रखिएगा अंतिम दिन 11 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ये कौन थी? अंतिम बैठक थी। किसकी थी? संविधान सभा की। ध्यान रखिएगा इसे, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो क्या था? 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये देखिए ऊपर व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, इसमें कौन थे? यहाँ पे एच सी मुखर्जी जी थे। तो पहले उपाध्यक्ष इसमें एच सी मुखर्जी, देख लेते हैं हम लोग, एच सी मुखर्जी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एच सी मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलत एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो इसमें मुंशी जी हैं। ठीक है, के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी। एक बार मैच कर लेते हैं। चलिए सही है, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। एच सी मुखर्जी क्या थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसमें BN राव जी थे, सभी जानते हैं इसे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसको किसने किया? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा, इस पर क्या किया गया? विचार किया गया एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसने कौन थे? प्रथम प्रारूप तैयार किया था। जो संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? BN राव ने। ठीक है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन का देख लीजिएगा 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 के भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया। ठीक है, संविधान को अपनाने, अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये हमेशा पूछा जाता है, संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख, अंतिम रूप देने की तारीख क्या, 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इसी दिन हमने क्या क्या एक्सेप्ट किया था, नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, तो इसे हमने लागू हो गए थे, तथा संविधान के शेष उपबंध जो इसके बाद बचे 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की, पूर्ण रूप से देख रहे हैं ना, पूर्ण रूप से लागू होने, पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब पूर्ण रूप आ जाए तो इसे 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में, पूर्ण रूप से नहीं है तो 26 नवंबर 1949 ही होगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय को संविधान को स्वीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान की स्थिति को अपनाया गया तो आप जान ही रहे 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 इसमें नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसमें 26 जनवरी 1950 होगा क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था कि उसके पीछे रीजन था। अब देख लीजिए रीजन क्या है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया था, तो इसमें जो रीजन थे वो क्या थे, कांग्रेस इस तिथि में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इस तिथि को 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अभी ये सब तो नहीं सही है, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज की यहीं पे घोषणा की गई थी। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई। और वो दिन कौन था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। ये माना गया लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1949 हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, पहली बात तो ये हुई। और 26 जनवरी को क्या माना गया, को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की संकल्प की लिया गया। ठीक है, आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अभी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया तथा तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या किया जाता है, गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इस दिन को संविधान सभा के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया। संविधान को 11वें अधिवेशन कब खत्म हो रहा है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो ये संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो ये भी वही तारीख है, आप जान सकते हैं 26 नवंबर 1949। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, कहाँ से, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ होगा। आइए देखते हैं। बम्बई वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा, 1946 में जो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। बंगाल प्रांत के किस जगह से, पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र कहाँ पे चला गया, बंगाल का पूर्वी प्रांत पाकिस्तान में चला गया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, तो ये जब पूर्वी बंगाल के पूर्वी प्रांत में था, इसी की वजह से पाकिस्तान में चले जाने से इन्हें भारत की कोई जगह चुननी पड़ी जो बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से था। वहां से उपचुनाव में ये शामिल होकर उसके बाद संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। M.R. जयकर ने अपना त्यागपत्र दे दिया और अपनी जगह इनको दे दी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, पहली बार पूर्वी बंगाल से प्रथमत निर्वाचित हुए थे। अब अंततः
उन्होंने बंबई प्रेसिडेंट से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। तो आप उत्तर समझ चुके होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, तो इसमें ये देख लीजिएगा, MPPCS का क्वेश्चन है। तो जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हो रही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सही है बिल्कुल। तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित क्या हुआ था? तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने क्या किया था? भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया। इसमें ब्रिटिश सरकार के सूबे जो थे और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही कारण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य विचार ग्रहण किए गए हैं। इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं। संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने की थी। संविधान सभा को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने व्यस्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। तो राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो गांधी जी ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। अब इसे दल से समाप्त करो। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? क्या कहा था? संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। क्या था? एक संविधान क्या है? एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। मतलब अगर ऐसे मान लो संविधान तो बेजान ही है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं। अभी संविधान कैसे पावरफुल होगा? वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, उसको नियंत्रित। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक है, अब वही तो इसमें जान फूकेंगे। ठीक है, जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र में इस संविधान का सही उपयोग करेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में क्या किया कि अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, ये किसने बोला? आइवर जेनिंग्स। ठीक है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ऑस्टिन ने कहा। संविधान सभा क्या था? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। किसका था? ग्रेनविल ऑस्टिन का। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।